कक्षाएं चल रही हैं, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गीतांजलि क्लासेस के लिए बच्चों को प्रेरित करें, उनको बताएं कि कैसे आपकी कक्षाएं नियमित रूप से चल रही हैं और आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश विशेष में आज हम जनजातियां पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की जनजातियां। देखिएगा जनजातियां होती क्या है। वास्तव में जो मुख्य धारा से अलग, अर्थात समाज की मुख्य धारा से अलग थलग निवास करते हैं, वही जनजाति हैं। अर्थात जिनका आर्थिक विकास नहीं हो पाया है, जिनका सामाजिक विकास नहीं हो पाया है, जिनका शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया है, उस वर्ग को हम जनजातीय वर्ग में रखते हैं। वास्तव में जनजातीय लोग क्या करते हैं, वह प्रकृति की पूजा करते हैं, यानी कि जो उनका पूरा जीवन समर्पित रहता है वह प्रकृति पर रहता है और प्रकृति के ऊपर ही वह क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। अर्थात वह क्या करते हैं, अपनी दवाइयाँ औषधियाँ जो होती हैं पेड़ों के द्वारा प्राप्त करते हैं, है ना। आ रही है बात समझ में। और जो प्राकृतिक आवास है उसको ही अपना आवास बनाते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में, पॉइंट क्लियर है। अर्थात इसको ऐसे समझिएगा कि जो जनजातीय लोग होते हैं उनका जो निवास होता है वह एक अलग ही रूप में होता है, अलग ही विशेष रूप में उनका निवास होता है। अर्थात वह जंगलों में निवास करते हैं, किसमें, जंगलों में। तो उनके उत्थान के लिए, उनके सामाजिक विकास के लिए, उनके शैक्षणिक विकास के लिए सरकार क्या कर रही है, अलग अलग विभिन्न परियोजनाएं चला रही हैं, कार्य कर रही हैं, ठीक है। इनके जो रीति रिवाज होते हैं जनजातीय लोगों के वह अलग होते हैं, पूर्णतः मुख्य धारा से अलग होते हैं। इनकी भाषा भी अलग होती है सामान्यतः, और ये केवल अपने ही समुदाय में विवाह करते हैं और कहीं ये विवाह नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो इनके देवी देवताएं होते हैं वह भी क्या होते हैं, वास्तव में वह भी एक सामान्य देवी देवताएं होते हैं, अर्थात प्रकृति पूजक होते हैं। प्रकृति को ही क्या मान लिया है इन्होंने, अपना देवता मान लिया है ना। यानी कि प्रकृति से बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाले, लगाव करने वाले जनजातीय लोग होते हैं, ठीक है। इनका वंश भी अलग होता है, ये अपना अलग वंश रखते हैं। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं जनजातीय, है ना। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल ध्यान समझना है। उत्तर प्रदेश में 2011 में जो अनुसूचित जनजाति थी अर्थात एसटी वर्ग था, उसकी जो जनसंख्या थी वह 1,07,963 थी। लेकिन होता क्या है कि वास्तव में 2011 में इनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है। वो वृद्धि क्यों होती है वह भी हम आपको बताएंगे। 11,34,273, क्लियर पॉइंट, 273। तो अब इतनी वृद्धि हुई कैसे, इसको समझिएगा। होता क्या है वास्तव में कि 2003 से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो ही जनजाति थी, एक थारू, एक बुक्सा। बुक्सा को ही बॉक्सर कहते हैं, बुक्सा को ही क्या कहते हैं, बॉक्सर भी कहते हैं। तो थारू और बुक्सा जो थी यही 2003 से पहले थी। अब प्रावधान क्या आता है कि 2003 के बाद जो 10 जातियां हैं अर्थात 10 जनजातियों को किसमें शामिल किया गया, जनजातीय वर्ग में शामिल किया गया। तो अर्थात अभी वर्तमान में जो हमारी जनजातियां हैं वह कितनी है, वह 12 है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी जनजातियां हैं, 12 है। लेकिन 2003 से पहले कितनी थी, 2 थी, थारू और बुक्सा। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ रही है। उत्तर प्रदेश में वास्तव में पहले कोई जनजाति नहीं थी। जब क्या होता है, उत्तराखंड अलग होता है 2000 में, तो क्या हुआ कि कुछ लोग जो तराई के मैदान में रहते हैं, ये तराई का क्षेत्र है, तराई की बेल्ट है, इसके जो लोग हैं वह यहाँ पर निवास करने लगे थे। तो अब उत्तराखंड में ज्यादा रहते हैं। क्लियर है पॉइंट, कौन, थारू और बुक्सा, जबकि उत्तर प्रदेश में कम मात्रा में रहते हैं। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। पहले उत्तर प्रदेश में कोई भी जनजाति नहीं थी। अब होता क्या है, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जनजातीय
लोगों का लिंगानुपात कितना है, यानी कि 1000 पुरुष पर 900 कितने 52 महिलाएं हैं। अगर पूछा जाए कि 6 वर्ष 0 से 6 वर्ष में उनका लिंगानुपात कितना है, तो 944 है। कितना 944। एक मिनट होल्ड करिएगा। उत्तर प्रदेश की जनजाति से प्रश्न आता है, कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। आइएगा अब देखिएगा, वास्तव में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजातीय वर्ग रहता है, तो 0.6% वर्ग क्या है, जनजातीय है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अगला फैक्ट समझिएगा, देखिएगा अनुच्छेद, यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है संविधान में, तो अनुच्छेद 342 है। कौन सा, 342। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा किस जिले में एसटी वर्ग रहता है, अर्थात अनुसूचित जनजाति वर्ग रहता है, तो सोनभद्र में रहता है, और दूसरे स्थान पर बलिया में रहता है। ये क्या है, सोनभद्र, और ये क्या है आपका यहाँ पर पूर्वी, जो किससे लगा हुआ है, बिहार से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है, बिहार से। पॉइंट क्लियर है, ये बलिया है। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। पहले स्थान पर कौन सा जिला है, सोनभद्र, और दूसरे पर बलिया। वास्तव में आपको पता है बिहार, ठीक है, बिहार के बाद में यहाँ पर कौन सा, बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ था, छत्तीसगढ़, ठीक है। बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ, छत्तीसगढ़। यहाँ पर झारखंड है और यहाँ पर मध्य प्रदेश है। यानी कि इन क्षेत्रों से ही उत्तर प्रदेश के इन जिलों में क्या आए हैं, जनजातीय लोग आए हैं। कौन आए हैं, एसटी वर्ग यहीं से आया है। पॉइंट क्लियर है। अगला फैक्ट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम जनजातीय लोग कहां पर निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो बागपत जिले में सबसे कम जनजातीय लोग निवास करते हैं। और 2 जिले आपको याद रखने हैं, अयोध्या और जालौन। इनमें कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। किस किस में, अयोध्या में और जालौन में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। पॉइंट क्लियर है, ये आगे बाद में पढ़ाएंगे। आइएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, थारू जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है। थारू जनजाति तराई के क्षेत्र में रहती है। कहां पर रहती है, तराई के क्षेत्र में रहती है। थारू मरुस्थल से आए थे। कुछ विद्वान मानते हैं, इनका नाम थारू क्यों पड़ा, इसको समझिएगा। कुछ विद्वान मानते हैं कि वास्तव में थार के मरुस्थल से आए थे, तो इसीलिए इनको थारू जनजाति नाम दे दिया गया। पॉइंट क्लियर है, ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया है। देखिएगा, इनका जो प्रमुख कृषि व्यवसाय है वह चावल है। क्या है, धान का उत्पादन करते हैं। और जब तराई के क्षेत्र में रह रहे हैं तो पानी की तो कोई कमी है ही नहीं, है ना। तराई के क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा अधिक होती है। सबसे अधिक वर्षा तराई के क्षेत्र में ही होती है उत्तर प्रदेश में। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। और गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और आगरा में, मथुरा में क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक है, तो धान की खेती करते हैं। और धान की खेती से ही, वास्तव में चावल से ही ये एक मदिरा बनाते हैं, शराब बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जाड़, ठीक है। जाड़ बहुत बार पूछा गया है कि चावल से मदिरा जो बनाते हैं थारू जनजाति, उसे क्या संज्ञा दिया जाता है, तो जाड़ संज्ञा दी जाती है। ये वास्तव में काली की पूजा करते हैं और शिव की पूजा करते हैं। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो बांस होता है इसी क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है, तो ये बांस का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं। बांस का शिवलिंग बनाकर थारू जनजाति किसका पूजा करती है, बांस के शिवलिंग बनाकर शिव की पूजा करते हैं। क्लियर है। वास्तव में दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। अब शोक के रूप में क्यों मना रहे हैं, वास्तव में देखिएगा, समझिएगा। जब ये जंगल में रहते हैं और ये स्थान परिवर्तन करते रहते थे, यानी कि एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल, यानी कि बाहरी निवास करते थे। और राम जी, आपको पता ही है कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं, कि राम जी अपने घर आते हैं, तो उसी संदर्भ में हम दिवाली बनाते हैं। तो
तो अब इनका कहना यह है कि जब ये घर पहुंचते नहीं, इनका कोई घर ही नहीं है ना, ये पूरे जंगल को अपना घर मानते हैं, आवास मानते हैं और स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, तो इसी रूप में ये दिवाली को शौक के रूप में मनाते हैं। क्लियर है पॉइंट? ये वास्तव में एक चीज और समझिएगा, जनजातीय वर्ग की उत्थान के लिए, उनका शैक्षणिक विकास के लिए वास्तव में यह प्रश्न थारू जनजाति के नाम से ही पूछा जाता है कि थारू जनजाति के शैक्षणिक विकास के लिए जो सरकार ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की है, वह विश्वविद्यालय कहां पर है? तो वास्तव में वह लखीमपुर खीरी में महाविद्यालय है। यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज बना दिया गया है, महाविद्यालय बना दिया गया है। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में, कि इनका शैक्षणिक विकास हो जाए और ये भी वास्तव में मुख्य धारा में शामिल हो जाए। ठीक है, आइएगा, ये कहाँ पर निवास करते हैं? तो ये तराई की जो बेल्ट है ना, वास्तव में है ना, तराई की बेल्ट जो है पूरी, ये जो जिले हैं आपके, जो उत्तराखंड से लगे हुए हैं और नेपाल से लगे हुए हैं, उन्हीं जिलों में क्या करते हैं? बेसिकली निवास करते हैं। बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, ठीक है, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, इनमें इनकी संख्या ज्यादा है। इनका देखिएगा जो कद होता है, यानी कि जो इनकी लंबाई होती है वह कम होती है। सामान्यतः जैसे नेपाली होते हैं ना, आप नेपाली देखे होंगे तो सेम कंडीशन उनसे मिलते जुलते ही होते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो इनका कद छोटा होता है, जो इनके मुख की आकृति होती है वह चौड़ी होती है। क्या होती है? चौड़ी। ठीक है, चौड़ी होती है। इनका जो रंग होता है वह पीला होता है। ये किस वंश के हैं? ये प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। तो ये किरत वंश के हैं। किस वंश के हैं? किरात वंश के हैं। किसके? किरात वंश के। क्लियर पॉइंट? ये वास्तव में किसकी प्रजाति के साथ में इनके लक्षण प्राप्त होते हैं? तो मंगोल प्रजाति जो है उसके लक्षण भी इनमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह भी ऐसी ही आकृति के होते हैं। छोटी आकृति होती है मंगोलों की भी, और नाक चपटी सी रहती है ना, अंदर की धसी हुई, और मुख क्या होता है? चौड़ा होता है। जो भौरी होती हैं इनकी, वह क्या होती हैं? वह बहुत ज्यादा बाल होते हैं, भारी होती हैं, बड़ी होती हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। ये वास्तव में संयुक्त परिवार में रहते हैं बेसिकली, और इनके जो पुरुष हैं वो लंगोटी बांधते हैं। लंगोटी भी किस प्रकार की? जैसे धोती बांधते हैं बड़े बुजुर्ग, ऐसे ही ये धोती बांधते हैं, लंगोटी बांधते हैं। क्लियर है पॉइंट? आर्य भाषा में ये जो बाल होते हैं चोटी बड़ी रखते हैं अपनी, और वास्तव में हिंदू धर्म में ये विश्वास रखते हैं। किसमें? हिंदू धर्म में ये विश्वास रखते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस त्योहार को बार बार पूछा जाता है कि बजहार नामक त्योहार कौन सी जनजाति बनाती है? तो वास्तव में बजहार नामक त्योहार थारू जनजाति रहती है। इसमें वास्तव में विधवा विवाह प्रथा भी प्रचलित है, यानी कि विधवा प्रथा से का मतलब ये है कि जो विधवा है उसका भी विवाह कर देते हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब बजहार त्योहार होता है तो जो इसमें वे खाना बनाते हैं तो वह किस भोजन के नाम से जाना जाता है? तो वह लट भरवा भोजन के नाम से या भोज के नाम से जाना जाता है। लट भरवा। क्लियर है पॉइंट? अब सामान्यतः ये क्या है? तीन समय भोजन करते हैं सभी लोग। 3 समय क्या करते हैं? भोजन करते हैं, सुबह, दोपहर और रात को। तो वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। देखिएगा, कलेव। कलेव का मतलब ये है कि सुबह के खाने को ये क्या कहते हैं? सुबह के खाने को ये कलेव कहते हैं, जबकि दोपहर के खाने को ये क्या कहते हैं? मझानी कहते हैं, मिझानी, दोपहर के खाने को। और जबकि रात के खाने को क्या कहते हैं? रात के खाने को ये बेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेटी। पॉइंट क्लियर? बेटी कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? यहां से प्रश्न बनता है, जब ये शादी करते हैं, अर्थात जब इनकी शादी पक्की हो जाती है, तो उस शादी को, पक्की को क्या कहते हैं? ये क्या संज्ञा देते हैं? तो पक्की पोटी कहते हैं। यानी कि पक्की शादी को ये क्या कहते हैं? पक्की पोटी कहते हैं। ठीक है, इनमें एक उपजाति पाई जाती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि उल्टा हाव उपजाति किस जनजाति से संबंधित है? तो थारू जनजाति से संबंधित है। ये पहले क्या करते थे? बहनों का आदान प्रदान, अर्थात विवाह में क्या होता था कि दूल्हे की बहन क्या होती थी, यानी कि आपकी कोई बहन है और
आपकी बहन की शादी जिससे हुई है और उनकी भी कोई बहन है, यानी कि आपके जीजा जी की कोई बहन है, तो उसकी शादी आपसे कर दी, यानी कि बहनों का आदान प्रदान ये करते थे। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? लेकिन अभी लगभग ये समाप्त हो गई है ना, ये प्रथा इनके यहाँ पर लगभग समाप्त हो गई है। ठीक है, ये पूर्वजों को जो भोजन करते हैं, है ना, जब आपको भी पता है कि आप भी होली दिवाली पर क्या करते हैं, देवताओं के लिए भोजन बनाते हैं, है ना, आप भी क्या करते हैं, कढ़ाई करते हैं, हलवा देते हैं, उनको पूरी बनाते हैं, तो ये उससे क्या बोलते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि पूर्वजों को जो भेंट चढ़ाते हैं उसे ये क्या बोलते हैं, उसे ये रोटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी और नेपाली भाषा का इन पर ज्यादा प्रभाव है। क्या है? हिंदी और नेपाली भाषा का इन पर क्या है, ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि नेपाली क्षेत्र में रहते हैं। आ रही है बात समझ में? आइएगा अगला देखिएगा, बुक्सा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्सा भी पूछी जाती है। देखिएगा, बिजनौर में अधिक रहते हैं, बुक्सा जनजाति बिजनौर क्षेत्र में अधिक रहती है और ये वास्तव में राजपूत के वंश के हैं। किसके हैं? ये अपने आप को क्या कहते हैं कि हम राजपूत के वंश के हैं। कुछ विद्वान भी ये मानते हैं कि वास्तव में ये राजपूत के ही वंशज हैं। क्लियर पॉइंट? इन्हें बिल्कुल ध्यान समझिएगा, जो इनकी पंचायत होती है और पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति जो होता है उसे ये क्या कहते हैं, तो तखत कहते हैं। क्या कहते हैं? तखत। ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इनकी भी सेम कंडीशन वही है कि इनका कद भी क्या होता है, छोटा होता है, आंख भी क्या होती है, छोटी होती है। ये भी संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। इनका जो समाज है वह पितृसत्तात्मक है, अर्थात पुरुष क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है? पुरुष प्रधान होता है परिवार का। ठीक है, क्लियर है? ये अंतर जातीय विवाह भी करते हैं और वास्तव में ये क्रय विवाह पद्धति भी करते हैं। क्रय विवाह पद्धति का मतलब क्या है कि होता क्या है वास्तव में कि जो पति होता है वह दुल्हन को दहेज लेकर आता है। अब सपोज दैट अगर उसने तलाक दे दिया, अगर पति ने पत्नी को तलाक दे दिया, तो जितना पैसा दिया गया था वह क्या हो जाता है, वापस हो जाता है ना। तो क्रय पद्धति विवाह होता है इसमें। ये हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं। ठीक है, और काशीपुर की चामुंडा देवी सबसे बड़ी देवी होती है इनकी। काशीपुर की चामुंडा देवी क्या है, इनकी सबसे बड़ी देवी होती है। और ये बेसिकली हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। किस भाषा का प्रयोग करते हैं? हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। इनका रहना सहना बिल्कुल कैसा है, जैसे मेवाड़ राजस्थानी मेवाड़ राजपूत होते हैं, तो सेम इनका रहना सहना ऐसा ही होता है। पहनावा भी इनका ही ऐसा होता है। आइएगा, ये विधवा विवाह भी करते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि विधवा विवाह क्या होता है। पुरुष इनके धोती पहनते हैं, सेम वही चीज है, कुर्ता पहनते हैं। और पगड़ी भी किस प्रकार की पहनते हैं, जो मेवाड़ी राजपूत होते हैं, है ना, वो ऊपर से क्या करते हैं, गुंबद बना देते हैं ना, है ना, ऊपर चोटा बना देते हैं। तो इसी प्रकार से ये क्या करते हैं, ये अपनी पगड़ी बनाते हैं। क्लियर है? इनमें उपजातियां भी होती हैं। नाई बुक्सा, है ना, धोबी बुक्सा, ब्राह्मण बुक्सा, है ना, ये क्या है, उपजातियां हैं इनकी। ठीक है, तो इनमें जो ब्राह्मण बुक्सा होता है उसे समाज में सबसे ऊंचा स्थान मिला हुआ है। और जो इनके समाज की मूल इकाई होती है वह क्या होता है, वह गोत्र होता है। वह क्या होता है, गोत्र होता है। हाँ, ठीक है ना। अब देखिएगा, माहिरगिरी जनजाति बेसिकली बिजनौर में निवास करती है और बिजनौर के भी नजीबाबाद क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? नजीबाबाद क्षेत्र में। नगीना धामपुर के पास में ही क्या है, एक नजीबाबाद कस्बा है, तो वहां पर निवास करती है। ठीक है, सहारनपुर के जलालाबाद में, कहां पर? सहारनपुर के जलालाबाद में निवास करती है। किरतपुर, बिजनौर के किरतपुर में भी निवास करती है। ठीक है, मनेरा में निवास करती हैं। धार नगर में भी करती हैं। कहां पर? धार नगर में निवास करती हैं। कौन सी? माहीगिरी जनजाति। ये बेसिकली क्या होते हैं, मछुआरे होते हैं। ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है माहीगिरी का, तो मछली पालन होता है। ये मछुआरे होते हैं।
ये बेसिकली इस्लाम धर्म को अपनाते हैं, यानी कि इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया है, ठीक है। और इनका आर्थिक विकास कम हो पाया है। वास्तव में ये गरीब जनजाति है, इनका आर्थिक विकास बहुत कम हो पाया है। क्लियर पॉइंट आइएगा। परिहार कहाँ पर है? सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ पर? सोनभद्र में, है ना। आ रही है बात समझ में? कहाँ पर? सोनभद्र में पाई जाती है। खरवार, खरवार की इंपॉर्टेंट बात क्या है जनजाति की, कि जो इनकी स्त्रियां होती हैं वे जादू टोना में ज्यादा विश्वास रखती हैं और सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं, है ना। खरवार से एक और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। देखिएगा, ये बलिया के पास में, ये बलिया है ना। ये क्या है? सबसे पूर्वी आपका जिला बलिया है, इसी के पास क्या है? बिहार है। बिहार से इसकी सीमा लगी हुई है। तो बिहार से ये पूछा जाता है ये प्रश्न कि बिहार के पालूम और 18 हजारी क्षेत्र से ये उत्तर प्रदेश में आए हैं, यानी कि इनका मूल निवास जो है वह बिहार के पालूम व 18 हजारी क्षेत्र है। क्लियर पॉइंट। और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये कर्मा नृत्य, ये कौन सा नृत्य करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट करके लिखिएगा कि कर्मा नृत्य किससे संबंधित है? तो खरवार जनजाति से संबंधित है। इनकी कुछ उपजातियां हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो उनको आप एक बार लिख लीजिएगा। सूरजवंशी, गोजू, गोंजू, ठीक है, मोझा, लाई और खेरी, राउत, मंगोती और पातबंदी, दौलत बंदी और अरनिया, ठीक है। ये क्या है? उप जनजातियां हैं। क्लियर पॉइंट। किसकी? ये खरवार जो जनजाति है उसकी ही उप जनजातियां हैं। क्लियर पॉइंट। यानी कि इसमें बटा हुआ है। जौनसारी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। जौनसारी जनजाति से उत्सव पूछे जाते हैं। ये कौन कौन से उत्सव बनाते हैं? तो ये विक्षु उत्सव बनाते हैं, पांचोई उत्सव बनाते हैं, दियाई, दियाई बहुत इंपॉर्टेंट है। दियाई देखिएगा, वास्तव में जैसे दिवाली पर आप दिए जलाते हैं, ऐसे ही ये भी दिए जलाते हैं। क्लियर पॉइंट। तो उसे ही क्या उत्सव बोलते हैं? ये उसे ही ये दियाई बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब देखिएगा, सारिया जनजाति कहां पर पाई जाती है? ललितपुर में। जोड़ो मिलाओ में मिलेंगे, प्रश्न बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण है, ठीक है। परियार जनजाति और बेंगा जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो सोनभद्र में पाई जाती है। पंखा जनजाति सोनभद्र और मिर्जापुर, ये सोनभद्र है और सोनभद्र से ऊपर क्या है? मिर्जापुर है, ठीक है। अंगरिया भी कहां पर पाई जाती है? सोनभद्र में। मुनिया भी कहां पर पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। चेरो जनजाति कहां पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। और चंदौली में पाई जाती है और वाराणसी में पाई जाती है। जबकि पठारी जनजाति या पहाड़ी जनजाति कहां पर? सोनभद्र में पाई जाती है। और भूया या भुनिया जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो सोनभद्र में पाई जाती है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट करके हमें बताइएगा। और जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले